Good morning, students. Today's topic is application of first law of thermodynamics and इसमें हम मेयर्स रिलेशन को भी इस्टेब्लिश करेंगे और इस एप्लीकेशन को पढ़ने से पहले हम थोड़ा एनर्जी इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे. सो व्हाट इज़ द एनर्जी इक्वेशन? The equation which expresses the internal energy of a substance as a function of the variables defining the state of the substance is called its energy equation. ऐसी इक्वेशन जो कि इंटरनल एनर्जी को किसी सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी को एक्सप्रेस करती हो, उस इक्वेशन को हम एनर्जी इक्वेशन कहते हैं. ओके और वो जो इंटरनल एनर्जी है वो उन वेरिएबल्स का फंक्शन हो जो वेरिएबल्स उस सब्सटेंस की स्टेट को डिफाइन करता हो. ओके जैसे हमने पीछे अपने इक्वेशन ऑफ स्टेट भी पढ़ा है और पी वी टी जो है वो वेरिएबल्स हैं जो कि किसी सब्सटेंस थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करता है. ओके उसी तरीके से यहाँ पर भी जो इंटरनल एनर्जी है वो फंक्शन होगा इन वेरिएबल्स का जो वेरिएबल्स जो है किसी सब्सटेंस की स्टेट को डिफाइन करता है. ओके लाइक द इक्वेशन ऑफ स्टेट द एनर्जी इक्वेशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस. जैसे कि इक्वेशन ऑफ स्टेट थी डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए, हमने पढ़ा था पहले, डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए डिफरेंट एनर्जी इक्वेशन ऑफ स्टेट थी. उसी तरीके से एनर्जी इक्वेशन भी डिफरेंट है डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए. ओके The equation of state and energy equation together completely determine all properties of a substance. एक सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टीज़ को इक्वेशन ऑफ स्टेट और एनर्जी इक्वेशन दोनों मिल करके कम्प्लीटली उसको डिटरमाइन कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है द एनर्जी इक्वेशन कैनॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ स्टेट बट मस्ट बी डिटरमाइंड इंडिपेंडेंटली. एनर्जी इक्वेशन को हम इक्वेशन ऑफ स्टेट से डिराइव नहीं कर सकते हैं बट इसको इंडिपेंडेंटली हम डिटरमाइन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं. ओके सिंस द वेरिएबल्स पी वी एंड टी आर रिलेटेड टू द इक्वेशन ऑफ स्टेट द वैल्यूज ऑफ एनी टू ऑफ देम since the variables p v and t are related to the equation of state. आपको पता है p v and t जो है वो इक्वेशन ऑफ स्टेट से रिलेशन में है, रिलेट करते हैं. ओके सो द वैल्यूज ऑफ एनी टू ऑफ देम सफिशिएंट टू डिटरमाइन द स्टेट. क्योंकि ये जो पी वी एंड टी जो है वो इक्वेशन ऑफ स्टेट से रिलेट करते हैं, इसलिए कोई भी जो इनमें से कोई भी एक वैल्यू जो है वो सफिशिएंट है किसी सब्सटेंस की स्टेट को निकालने के लिए. ठीक है, डिटरमाइन करने के लिए. Hence the internal energy can be expressed as a function of any pair of these variables. इसलिए इंटरनल एनर्जी को जो है हम इनके फंक्शन के रूप में लिख सकते हैं. कोई भी इन तीनों में से किसी दो का जो पेयर होगा उसके फंक्शन के रूप में हम इंटरनल एनर्जी को लिख सकते हैं. ओके ईच ऑफ दीज इक्वेशंस डिफाइंस अ सरफेस कॉल्ड द एनर्जी सरफेस in a rectangular coordinate system in which u is plotted on one axis while the other two axes may be p and v, p and t और t and v. ये जो एनर्जी सरफेस की बात हम कर रहे हैं, ये जो इक्वेशंस हैं, जो एनर्जी इक्वेशंस हैं, और एनर्जी इक्वेशन इंटरनल, यहाँ पर हमने पढ़ा कि इंटरनल एनर्जी जो है वो किसी भी दो वेरिएबल्स के जो पेयर है उनका फंक्शन हो सकती है. सपोज पी वी एंड टी है तो ये P एंड V इनका पेयर भी हो सकती है, यानी कि U जो है वो फंक्शन ऑफ U हो सकता है फंक्शन ऑफ PV हो, या U जो है वो फंक्शन ऑफ VT हो, या U जो है वो फंक्शन ऑफ PT हो. ओके तो इन दोनों किसी भी पेयर का जो है वो फंक्शन हो सकता है इंटरनल एनर्जी. और ये जो एनर्जी सरफेस की हम बात कर रहे हैं, जो ईच ऑफ दीज इक्वेशंस, जो एनर्जी इक्वेशंस हैं जो कि किसी एक सरफेस को डिफाइन कर रही है. ओके वो सरफेस जो है एनर्जी सरफेस है. इस एनर्जी सरफेस को मैं अभी आपको एक डायग्राम से समझाऊंगी. सो ईच ऑफ दीज इक्वेशन डिफाइंस अ सरफेस कॉल्ड द एनर्जी सरफेस इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट system in which u is plotted on one axis
while the other two axes may be P and V, P and T and T and V, जिसमें कि इस एनर्जी सरफेस जो एनर्जी सरफेस है जो उसमें जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जिसको हम दिखा सकते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसे आपने पढ़ा है एक्स वाई एक्सिस, अगर आप एक्स और वाई के बीच में प्लॉट कर रहे हो ग्राफ तो ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। ओके, सो इसमें अगर हम एक एक्सिस पे एक्स एंड सॉरी यू ले रहे हैं, ठीक है, तो दूसरी जो अदर एक्सिस है उन पे हम पी एंड वी ले सकते हैं या पी एंड टी ले सकते हैं या टी एंड वी ले सकते हैं। ओके, थ्री डायमेंशनल भी ले सकते, थ्री डायमेंशनल की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो एनर्जी सरफेस है ये मैं आपको बताऊंगी एक डायग्राम से। ये डायग्राम, इस डायग्राम में ये जो डायग्राम है ये है पीवीटी सरफेस डायग्राम। ओके, पीवीटी सरफेस डायग्राम, पीवीटी सरफेस डायग्राम। ओके, सो ये पीवीटी सरफेस डायग्राम क्या है, इसमें प्रेशर, ये थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में ही यूज़ होता है पीवीटी सरफेस डायग्राम। इसके बारे में हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, मैं केवल तुम्हें एक एनर्जी सरफेस जो हम पढ़ रहे हैं तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो सरफेस की बात कर रहे हैं वो कौन सा सरफेस है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, किस तरीके से हम स्लोप लेते हैं कर्व्स का, ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, सो पी एक्स, ये एक एक्सिस पे पी लिया है, एक एक्सिस पे वी लिया है और एक एक्सिस पे टी टेम्परेचर लिया है। ओके, सो अगर मुझे किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, सपोज से मैं ये वाला टेम्परेचर ले रही हूँ, ये टेम्परेचर, इस टेम्परेचर में मुझे पी वी कर्व की कोई वैल्यू चाहिए। ओके, सो पी वी कर्व की जो वैल्यू चाहिए होगी तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये जो टेम्परेचर इस पी वी प्लेन को, पी वी प्लेन कौन सा है, जो ये वाले प्लेन्स हैं जितने भी, ये पी वी प्लेन्स हैं। ओके, ये जो प्लेन्स हैं, सपोज ये एक्स एक्सिस है और ये वाई, सॉरी ये एक्स एक्सिस है और अगर ये वाई एक्सिस है, एक मिनट, हाँ, ये एक्स एक्सिस है, वॉल्यूम एक्स एक्सिस पे है और ये वाई एक्सिस पे है अगर, तो ये जो एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, ये किसको शो कर रहा है, जो पी वी कर्व है, जो पी वी कर्व जितने भी बनेंगे ये एक्स वाई प्लेन पे होंगे। ओके, सो टेम्परेचर की अगर सपोज मुझे ये वैल्यू लेनी है, इस कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए मुझे पी वी के कर्व को शो करना है। ओके, तो मैं क्या करूँगी, ये जो पी वी प्लेन है जहाँ इस टेम्परेचर, इस कांस्टेंट, इस टेम्परेचर की वैल्यू पे इंटरसेक्ट हो रहा होगा उस, ये सपोज ये वाला वो सरफेस है, ओके, इस टेम्परेचर के लिए, तो वो सरफेस जो होगा वो होगा पीवी सरफेस, पीवी सरफेस, और उसे कहेंगे पीवी सरफेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी। सपोज टी की वैल्यू वहाँ पे T1 है तो T1 पे ये जो पीवी सरफेस है वो ये हुआ। ओके, तो पीवी सरफेस, अगर मुझे पीवी सरफेस इससे ड्रॉ करना है, पीवी सरफेस, तो पीवी सरफेस ड्रॉ करने के लिए जो मैं उस प्लेन को ले लूँगी। ओके, यानी कि P यहाँ और V यहाँ, अगर मैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको ड्रॉ करूँ तो, और कांस्टेंट टेम्परेचर T पे सपोज इसकी जो इसका जो कर्व है वो सपोज इस तरीके से आता है, तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर T पे ये कैसे आया, यहाँ से, ये इस वाले डायग्राम से, ठीक है, तो T टेम्परेचर पे हमने पीवी प्लेन जो इंटरसेक्ट कर रहा होगा वो हमने यहाँ लिया है। ठीक है, तो पीवी सरफेस हमें ये मिल गया है। सिमिलरली हम कह रहे हैं कि एनर्जी सरफेस, तो एनर्जी सरफेस जो है वो भी क्या है, एनर्जी सरफेस भी इसी तरीके से है। यू जो है वो पी का फंक्शन या वी का फंक्शन, पी वी का, सपोज पी वी का फंक्शन है, क्योंकि पेयर में ले सकते हैं हम पी वी, वी टी या पी टी, तो पी वी का सपोज फंक्शन है। ओके, सो पी वी का अगर फंक्शन है तो मुझे एनर्जी सरफेस जो ले रही हूँ मैं वो क्या लूँगी, एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लूँगी, सपोज यू और पी। तो यू और पी वी में कैसे एक्सट्रैक्ट करूँगी, इसी तरीके से जैसे मैंने पी और वी कोऑर्डिनेट को, इस ग्राफ को एक्सट्रैक्ट किया है। ओके, सो ये है एनर्जी, इसी तरीके से हम उसको कहते हैं एनर्जी सरफेस। यहाँ पर हम इसको कह रहे हैं पीवी सरफेस, बट इंटरनल एनर्जी जो हम अभी पढ़ रहे थे उसको हम कहेंगे एनर्जी सरफेस। ठीक है,
सो दिस एंड ये जो कर्व है इसका जो टेंजेंट है, अगर मैं सपोज टेंजेंट लिखना चाहूँ तो आप लोगों को पता है टेंजेंट इक्वेशन, जैसे कि अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और यहाँ टेंजेंट अगर लिख रहे हैं आप, तो टेंजेंट जो है वो क्या होता है, सपोज सॉरी एक मिनट, ये y है ये x है और यहाँ ये कोई कर्व है, ओके। और ये इस पे अगर मुझे इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है तो इस टेंजेंट की इक्वेशन जो है वो आप क्या लिखते हो, dy बाई dx, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, ओके। उसी तरीके से अगर मुझे इस pv में dp ओवर dv निकालना है तो वो क्या होगा कि उस कर्व के किसी पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो क्या होगा, dp ओवर dv होगा, ठीक है। सो एनर्जी सरफेस की हम बात कर रहे थे, इसलिए मैंने आपको ये डायग्राम पे ले गई हूँ। तो फिर से हम वहीं पे आते हैं, एनर्जी सरफेस दिस। So each of these equations defines a surface called the energy surface in a rectangular coordinate system in which u is plotted on one axis while the other two axes may be p and v, p and t or t and v. Okay. Now first condition हम ले रहे हैं t and v are independent. जब t और v independent कोऑर्डिनेट्स हों, टी एंड वी जो है इंडिपेंडेंट हो, ओके, और u जो है वो डिपेंडेंट है, ओके। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर मैं ये टू डायमेंशनल कर्व ले रही हूँ और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ओके। सो एक मिनट, हाँ ठीक है। सो एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और इनडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, यहाँ पर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम कैसे कैसे लेते हैं। सपोज इस इक्वेशन में आप इस जो ग्राफ है इसमें आपने एक ये पढ़ा होगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, टेंजेंट इक्वेशन, ओके। सो या फिर मैं कोई कर्व ले रही हूँ, सपोज कोई भी कर्व है और वो इस तरीके से आ रहा है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो x क्या है यहाँ पर, डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, और y क्या है, डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। x जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y जो है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। कैसे कि x की किसी भी वैल्यू के लिए y की वैल्यू चेंज होगी, ओके। तो बट x की वैल्यू मैं कुछ भी ले रही हूँ, सपोज मैं 2 ले रही हूँ तो y कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के लिए 4। सपोज मैं 3 ले रही हूँ तो y कितना हो जाएगा x के लिए 9, ओके। सो जो y है वो क्या हो गया आपका, डिपेंडेंट वेरिएबल। ये डिपेंड कर रहा किसकी वैल्यू पे, x की वैल्यू पे। और x जो हो गया वो आपका क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं t एंड v आर इंडिपेंडेंट। तो t एंड v जो है वो इंडिपेंडेंट है और u जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पर, ओके। सो इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है कि अगर हम t और v जो है वो ले रहे हैं इंडिपेंडेंट, सो इन केस ऑफ गैस एनी टू ऑफ द वेरिएबल्स p v t आर सफिशिएंट टू डिफाइन कंप्लीटली इट्स स्टेट। जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि p v t जो है इनमें से कोई भी दो वेरिएबल्स या कोई भी वेरिएबल जो है वो सफिशिएंट है किसी भी स्टेट को डिफाइन करने के लिए, कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए। तो सपोज हम ले रहे हैं वी एंड टी, ठीक है, जो कि जिनको हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लिया है। सो हम लिख रहे हैं, u इज इक्वल टू एफ वी कॉमा टी, दैट इज u इज द फंक्शन ऑफ v एंड t। u जो है वो फंक्शन है v और t का, यानी कि u जो है डिपेंडेंट है किस पे, v और t की वैल्यू पे। u डिपेंडेंट है v और t की वैल्यू पे, ठीक है। जिस तरीके से हम लिख सकते हैं y इज द फंक्शन ऑफ x, कि y जो है वो x की वैल्यू पे डिपेंडेंट है, y इज द फंक्शन ऑफ x। उसी तरीके से हम लिख रहे हैं u इज द फंक्शन ऑफ v एंड t, ठीक है। तो किसी ना किसी तरीके से ये इसकी कोई इक्वेशन होगी जैसे, और वो t और v पे डिपेंड कर रहा होगा। सो नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो डिफरेंशिएट कर दें अगर हम, सो डी यू
इज इक्वल टू, पार्शियल डेरिवेटिव्स के टर्म में लिख रहे हैं डेल यू ओवर डेल टी। अच्छा, ये कैसे करेंगे हम? डेल यू ओवर डेल टी, एक बार v को कांस्टेंट ले लेंगे और एक बार t को कांस्टेंट ले लेंगे। तो एक बार हमने v को कांस्टेंट लिया, सो डेल यू ओवर डेल टी, डेल यू ओवर डेल टी। एक बार हमने क्या किया, v को कांस्टेंट लिया, तो v कांस्टेंट जब रहेगा तो किसके टर्म्स में, किसके रिस्पेक्ट में होगा डिफरेंशिएशन? t के रिस्पेक्ट में। तो डेल यू ओवर डेल टी, ये फर्स्ट वाला टर्म है, जो डेल यू फर्स्ट वाला टर्म देखिए, डेल यू ओवर डेल वी डेल टी, सफिक्स में लिखा है v, यानी कि v क्या है? कांस्टेंट है। सो डेल यू ओवर डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय dt, ओके, प्लस सेकेंड टर्म देखिए डेल यू ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब दूसरी बार हमने क्या लिया है? टेम्परेचर कांस्टेंट ले लिया है, और u को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे अब डिफरेंशिएट? v के रिस्पेक्ट में। तो डेल यू ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर dv। सो दिस इज द इक्वेशन 2। So du is equal to del u over del t at constant volume dt plus del u over del v at constant temperature dv. So differentiate क्या हमने equation first को? Actually this du is the difference in internal energy between two equilibrium states in which the temperature and volume differ by dt and dv. ठीक है, so ये जो du है वो actually है क्या? वो दो equilibrium states के बीच का जो है डिफरेंस, दो इक्विलिब्रियम स्टेट्स की इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस है, ठीक है, जिसमें कि टेम्परेचर और वॉल्यूम जो है वो किससे चेंज हो रहे हैं? dt एंड dv से। डिफरेंस जो है टेम्परेचर और वॉल्यूम में क्या है? dt एंड dv है। और जो ये पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, ये डेल यू ओवर डेल टी और डेल यू ओवर डेल वी, ये क्या है? दिस पार्शियल डेरिवेटिव्स आर दी स्लोप्स ऑफ आइजोथर्मल, वो जो मैं आपको बता रही थी कि टेंजेंट्स या फिर स्लोप्स जिसे बोलते हैं हम, वो कैसे लिखते हैं? जिसे हम वाई और एक्स और वाई एक्सिस में हम लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स, ओके। उसी तरीके से यहाँ पर हम लिख रहे हैं डेल यू ओवर डेल टी, दिस इज द स्लोप, दिस इज द स्लोप ऑफ व्हाट? पार्शियल डेरिवेटिव्स। जो डेल यू ओवर डेल टी है वो क्या है? ये स्लोप होगा किसका? आइसोकोरिक लाइन का, on a surface in which u is plotted as a function of t and v। अब u को जो है हमने फंक्शन t and v के t और v के फंक्शन में जो हमने प्लॉट किया है, सपोज, ठीक है। सो u, सपोज ये u है और ये एक x एक्सिस, सपोज ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस ले लिया अगर, तो ये v और ये t है। तो u इज द फंक्शन ऑफ v एंड t, यानी कि u जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, v एंड t आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ओके। सो u जो है वो v और t पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं एक प्लेन लूँ, u और t का प्लेन ले लूँ, u और t का प्लेन कौन सा है? ये वाला प्लेन, ठीक है। तो इस पे जो कर्व होगा उस पे उसका जो स्लोप निकालना है अगर हमें, वो जो स्लोप होगा दैट विल बी क्या? डेल यू ओवर डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। किसी कांस्टेंट वॉल्यूम पे लूँ अगर मैं, तो ये जो सरफेस, ये वाला सरफेस जो कि क्या हो रहा होगा? कांस्टेंट v के साथ क्या कर रहा होगा? इंटरेक्ट कर रहा होगा, ओके। सो डेल यू ओवर डेल टी इज द स्लोप ऑफ आइसोकोरिक लाइन। आइसोकोरिक लाइन क्या होती है? आइसोकोरिक मतलब जिसमें वॉल्यूम क्या हो? कांस्टेंट हो, ओके। इसी तरीके से डेल यू ओवर डेल वी, डेल यू ओवर डेल वी क्या है? स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, यहाँ पर t कांस्टेंट है, सो स्लोप ऑफ आइसोथर्मल लाइन ऑन अ सरफेस इन विच u इज प्लॉटेड एज अ फंक्शन ऑफ t एंड v। ये सरफेस की बात बार बार हम कर रहे हैं, तो सरफेस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये इंटरसेक्शन है किसके साथ? जो भी कांस्टेंट है, सपोज v कांस्टेंट है, तो उस वेरिएबल के साथ जो इंटरेक्शन हो रहा है, इंटरसेक्शन है किसका? u और t प्लेन का, ठीक है। तो वो सरफेस, उस सरफेस की बात कर रहे हैं। ऐसे ही अगर t कांस्टेंट ले रहे हैं हम, तो u और v, जब हम t कांस्टेंट ले रहे हैं तब कौन सा प्लेन लेंगे हम? ये वाला u और v वाला प्लेन, ठीक है। तो t का इसके साथ क्या? इंटरसेक्शन, जब t कांस्टेंट, तो किसी कांस्टेंट वैल्यू पे जो u और v का जो इंटरसेक्शन वाला एरिया होगा u और v का, u v प्लेन का, वो होगा uv सरफेस, ठीक है। तो वो सरफेस की बात कर रहे हैं, ओके। सो पार्शियल डेरिवेटिव्स जो अलग अलग हैं वो क्या हैं? स्लोप है एक्चुअली, ठीक है।
ये वही डायग्राम था जो मैंने तुम्हें समझाया था. नाउ टेकिंग फर्स्ट लॉ फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस, जैसे कि आपको पता है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस जो होती है वो आइडियल प्रोसेस है, और आइडियल प्रोसेस जो है वो बहुत कम, आइडियल प्रोसेस जो है वो ना के बराबर है. तो इसलिए हम रिवर्सिबल प्रोसेस को ले रहे हैं. तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, डेल 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 क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल्टा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. सो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी आपको पता है, इसलिए जो डेल्टा क्यू हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा यू प्लस पी डी वी. नाउ सब्सटीट्यूटिंग डी यू फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3. इक्वेशन 2 जो थी आपकी वो क्या थी, वही पार्शियल डेरिवेटिव वाली इक्वेशन है. फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार. इक्वेशन 2 ये वाली डी यू इज इक्वल टू ये this du is equal to del u over del t dt plus del u over del v dv. this equation. okay, so इस इक्वेशन में हमने क्या पुट करना है, क्या सब्स्टिट्यूट करना है, इस इक्वेशन को कौन सी, del q इज इक्वल टू डी यू प्लस, सॉरी इस थर्ड इक्वेशन में हमने पुट करना है इक्वेशन 2 को सब्स्टिट्यूट करना है डी यू की वैल्यू. तो डी यू की वैल्यू वही जो डिफरेंशिएट पार्शियल डिफरेंशिएशन वाली वो हमने इसमें रख देनी है. तो del q इज इक्वल टू del u over del t at constant v volume dt plus del u over del v at constant temperature dv. ओके, इतना तो ये डी यू की वैल्यू है, और ये जो पी डी वी अलग से है वो एज इट इज लिख दिया हमने. सो del u over del t डी टी, सेकेंड नेक्स्ट लाइन में देखिए del u over del t डी टी प्लस del u over ये यहाँ से कॉमन आ गया आपका क्या, डी वी बाहर ले लीजिए, del u over del v एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लस पी. नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डी टी, तो बोथ साइड्स बाय डी टी ये भी डेल क्यू है. ओके, यहाँ तो डेल क्यू ओवर डेल टी इज इक्वल टू डेल यू ओवर डेल टी, डी टी से ये डिवाइड किया तो यहाँ 1 हो गया, प्लस डेल यू ओवर डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लस वी और डेल वी ओवर डेल टी. ओके, सो एक मिनट. हाँ, so now in the special case of a process at constant volume, अब जो है एक हम यहाँ पर हाँ ठीक है, स्पेशल केस ऑफ अ प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि हम कोई ऐसी स्पेशल केस ले रहे हैं हम किसी प्रोसेस का जहाँ की कांस्टेंट वॉल्यूम हो. तो कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो वहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा. ओके, अगर कांस्टेंट है वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा वॉल्यूम में, दैट इज डी वी इज इक्वल टू जीरो. और कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए जो आपको पता है डेल क्यू ओवर डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा, सी वी, स्पेसिफिक हीट. ओके, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. सो ये दोनों वैल्यूज अगर हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे फर्स्ट जो ये लेफ्ट हैंड साइड में डेल क्यू ओवर डेल टी और कांस्टेंट वॉल्यूम पे ले रहे हैं, हमको एक स्पेशल केस ले रहे हैं, तो डेल क्यू ओवर डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम को हमने लिख दिया लेफ्ट साइड में सी वी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या क्या है, देखो डेल यू ओवर डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस डेल यू ओवर डेल वी और प्लस पी और बाहर है डेल वी ओवर डेल टी. ओके, सो इस ये पूरी वैल्यू जीरो होगी. क्यों, क्योंकि डेल वी ये क्या हुआ, डी वी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि वी भी कोई चेंज नहीं है, कांस्टेंट है. तो डी वी इज इक्वल टू जीरो, तो दिस टर्म जो ये वाला टर्म जो है वो क्या हुआ, जीरो हो गया. तो सी वी इज इक्वल टू आ गया आपका ये डेल यू ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट volume. Okay, and this CV is actually what, slope of an isochoric line. अच्छा, आइसोकोरिक क्यों बोल रहे हैं फिर से, कांस्टेंट वॉल्यूम है. ठीक है, सो स्लोप ऑफ एन आइसोकोरिक लाइन ऑन अ यूटीवी सरफेस पुटिंग, ओके, यूटीवी सरफेस, सॉरी. सो ये क्या है, स्लोप है आइसोकोरिक लाइन का किसी यूटीवी सरफेस पे. अब ये सरफेस बार बार मैं आपको रिपीट नहीं करूँगी, सरफेस क्या है, यूटीवी सरफेस. अभी आपने देखा जैसे कि पीवी सरफेस है और पीवीटी सरफेस देखा, उसी तरीके से यूटीवी सरफेस है. ओके, सो पुटिंग सीवी वैल्यू, दिस वैल्यू इन इक्वेशन 5. इस इक्वेशन में अगर आप सीवी की वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा डेल क्यू ओवर डेल टी इज इक्वल टू, ये डेल यू ओवर डेल टी की जगह पे हमने क्या लिख दिया,
ये CV इस इक्वेशन से, 6th इक्वेशन से, ओके। प्लस इसको लिख दिया है इस वाली ये जो अंदर है ब्रैकेट के, P प्लस डेल यू ओवर डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, और यहाँ डेल वी ओवर डेल टी। इक्वेशन 7 आ गया आपकी, ओके। नाउ इन अ प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर कांस्टेंट प्रेशर की बात करें, हम ऐसा प्रोसेस लिया जिसमें कांस्टेंट प्रेशर है, तो डेल क्यू ओवर डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर को हम बोलते हैं क्या, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। सो इक्वेशन 7 बिकम्स व्हाट, डेल क्यू ओवर डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर को, मतलब किसी कोई प्रोसेस जिसमें कांस्टेंट प्रेशर पे ले रहे हैं हम, तो डेल क्यू ओवर डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर व्हाट, CP इज इक्वल टू CV, ये तो वैसे ही एज इट इज है, और P प्लस डेल यू ओवर डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ये भी ऐसी है, और डेल वी ओवर डेल टी ये भी क्या हो जाएगा, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। नाउ अब क्या करें हम, ये जो राइट हैंड साइड जो में CV है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, तो CP माइनस CV इज इक्वल टू P प्लस डेल यू ओवर डेल वी, ब्रैकेट सॉरी ब्रैकेट, हाँ, कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और बाहर डेल यू ओवर डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ओके। तो CP माइनस CV इज इक्वल टू P, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये सब इसके साथ हो जाएगा P इंटू डेल वी ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा डेल यू ओवर डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, डेल यू ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट, डेल वी ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। Now from Joule's experiment for an ideal gas and opening the stopcock, no work was done and no heat transfer took place. Okay, तो Joule's experiment से ये आया कि अगर हम किसी आइडियल गैस का स्टॉपकॉक खोल दें तो कोई ना तो कोई काम करना पड़ा, ना वर्क डन हुआ, और ना ही हीट ट्रांसफर हुई। ओके, तो अगर वर्क नहीं करना पड़ा तो PdV इज इक्वल टू 0, और हीट ट्रांसफर भी नहीं हुई, सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों जो हैं वो क्या हुए, 0 हुए। ओके, नाउ ये हम ये जो हमने ये जूल्स एक्सपेरिमेंट से लिखा है, इसको अगर हम सब्सटीट्यूट कर दें इस इक्वेशन में, जो इक्वेशन है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, फर्स्ट ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, तो डेल्टा क्यू की जगह पे 0 पुट कर दो, डेल्टा डब्ल्यू यानी PdV वो क्या हुआ, 0 हो गया। तो हुआ क्या, DU इज इक्वल टू 0। ओके, तो डेल्टा यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल यू ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू 0। ओके, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, वॉल्यूम जो है वो चेंज हो रहा है, बट इंटरनल एनर्जी डजंट चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हुई। सो डेल यू ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू 0। ओके, और नाउ फ्रॉम एन आइडियल गैस, from an ideal gas equation PV is equal to RT and P del V over del T, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू T, सो P del V over del T is equal to R, P del V over del T at constant pressure is equal to R। ओके, सो ये इक्वेशन 8, इक्वेशन 9 और इक्वेशन 10, इन तीनों का यूज़ करें, अगर इक्वेशन 8 ये वाली है, इक्वेशन 9 है ये वाली, और इक्वेशन 10 है ये वाली इक्वेशन, तो इन तीनों का यूज़ करें, यानी कि PdV ओवर P del V ओवर del T की वैल्यू R रख दें, और del U ओवर del V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर की वैल्यू जो है 0 रख दें। किस इक्वेशन में, इक्वेशन 8 में। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CP इक्वेशन 8 को देखिए, CP माइनस CV, लेफ्ट साइड तो वही है, इज इक्वल टू P del V ओवर del T, इसकी जगह पे हमने लिख दिया क्या, P del V ओवर del T, इक्वेशन 10 से क्या, R, इसको R लिख दिया, और प्लस ये जो बाकी का टर्म है वो 0 हो गया, क्यों, क्योंकि del U ओवर del V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर जो है हमने 9th इक्वेशन से लिख दिया, 9th इक्वेशन से लिख दिया 0। सो CP माइनस CV इज इक्वल टू आ गया R। सो दिस फॉर्मूला is known as the Mayer's relation। ओके, तो ये आपका मेयर्स रिलेशन इस्टेब्लिश्ड हो गया, और इसमें हमने एनर्जी इक्वेशन के बारे में पढ़ा है, और इसमें हमने जो ये एक पार्ट है एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। ओके, तो नेक्स्ट हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।